इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पार्ट 5 यूनियन आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें सिंपली बताया गया है कि शैल बी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्री का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहला बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में ही। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officer subordinate to him in accordance with the constitution। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में, वो प्रेसिडेंट के हाथ में। चाहे वो खुद उसको एक्सरसाइज करें या फिर जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसको पावर को डेलीगेट करके वो परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कमांड है डिफेंस फोर्सेस की, उसकी भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम लीडर है आर्म फोर्सेस के वो प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैसे तो एग्जीक्यूटिव पावर और भी ज़्यादा डिफाइंड है, वो हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें बस हम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात है आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। किस तरीके से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं। कुल मिला के क्या है कि आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 61, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब यह है कि रिमूवल। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, जो कंडीशंस है रिमूवल की वो सिर्फ ये है कि वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब वो करेंगे तभी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। और इसका जो प्रोसीजर है कि सबसे पहला चीज़ जो रेजोल्यूशन है वो प्रपोज किया जाएगा 14 डेज़ के नोटिस पर। फिर उसके बाद क्या है, उस जो भी रेजोल्यूशन लाया गया उसको 1/4 की जो मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल चाहिए। फिर उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो कि 2/3 वाली, उससे उस रेजोल्यूशन को पास करना है। फिर सेम मैनर में वो जो रेजोल्यूशन है वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर जब स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होगा उसके बाद ही जो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसको हम बोलेंगे वो रिमूव्ड होगा या फिर इम्पीच्ड हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 63, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस सिंपली कि जैसे प्रेसिडेंट होना चाहिए वैसे ही इन अ सेम मैनर वाइस प्रेसिडेंट भी होगा हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे बात यह है कि जो हमारा राज्यसभा है अपर हाउस, जो उसके चेयरमैन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली, मतलब उनका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होगा चेयरमैन बनने के लिए। वो ऑटोमेटिकली कोई भी जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा का। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, कंपेयर करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। ठीक है। यहाँ पे जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है वो है मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। यहाँ पे स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे जो भी इनकी वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलॉट के थ्रू होती है और यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। बस एक्सेप्शन ये है कि स्टेट के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा बात आता है आर्टिकल 72। यहाँ पे बात की जा रही है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। पार्डनिंग मतलब होता है कि मतलब एक टाइप से माफ़ कर देना। ठीक है। जो माफ़ी देने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है। जिसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे पार्डन्स हो गया या फिर रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रेमिशन हो गया या फिर सस्पेंड कर देना जो भी पनिशमेंट है। जैसे किसी पर्सन को पनिशमेंट दी गई है उसको
थोड़ी दिनों के लिए रोक पे लगा दिया गया या फिर कुछ मेडिकल ग्राउंड्स में उसको छोड़ दिया गया, जो फिर जो एक नेचर है पनिशमेंट का वो चेंज कर दिया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे फांसी की सज़ा से लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, या फिर जैसे किसी की 10 साल की सज़ा थी उसको रिड्यूस करके 7 ईयर्स कर दी। तो इस टाइप की जो पावर्स हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल पावर है कि जो भी कोर्ट मार्शल होता है, जो मिलिट्री है, वहाँ पे भी अगर कोई भी क्राइम है तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है उसमें भी जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। बट जो गवर्नर है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो गवर्नर को ऐसी पावर नहीं दी गई है, ठीक है। और गवर्नर के पास एक और पावर नहीं है कि जो डेथ सेंटेंस है उस पर भी वो पार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 में डिफाइन किया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड करेंगे और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर में किस तरीके से डिसीजन लेना है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है यहाँ पे, जो भी वो एडवाइस कर रही हैं वो कोर्ट उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, ठीक है। उसी को ही हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट खुद करते हैं। और जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एलिजिबल हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल का जो टर्म है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के उस पर रहता है कि जब चाहे प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर दें। और जो अटॉर्नी जनरल का एक साथ ही साथ कि वो एक कोई पोस्ट नहीं है गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। वो बस सिंपली ऐसा है कि वो अपना जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी प्रैक्टिस कर सकते, बट वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे नहीं बोल सकते। और गवर्नमेंट के जो भी केसेस हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। क्या करना है, सबसे पहला कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, जो भी हमारा कंट्री का अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग वो उन्हें बताना है जा कर के, ठीक है। साथ ही साथ जो भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से कोई भी अफेयर है, मतलब कुल मिला के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट से, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आर्टिकल 79। इसमें बात किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिया और बाकी दूसरी कंट्री के अगर हम कंपैरिजन करें तो पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा ये तीनों मिल के पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। बाकी जगह सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को ही हम पार्लियामेंट में गिनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वही चीज़ है कि प्रेसिडेंट भी होंगे, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी को बोलते हैं, और थर्ड है हमारा राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट बात किया गया है आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा का क्या कंपोजिशन होगा, तो सबसे पहला तो यही है कि जो इसमें 12 मेंबर्स हैं उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, ठीक है, जिसमें उनके पास स्पेशल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, आर्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो पर्सन एक्सीलेंस अचीव कर रखा है तो उसी के बिहाफ पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और साथ ही साथ नॉट मोर देन 238, जो कि देखिए जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चूज़ किया जाता है स्टेट से। स्टेट के जो MLAs हैं वो आपस में ही चूज़ करते हैं किसको राज्यसभा में भेजना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि 238 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम मैनर में लोकसभा के लिए कंपोजिशन ऑफ लोकसभा अंडर आर्टिकल 81। इसमें भी सेम चीज़ बात किया जा रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो है 530 मेंबर, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ही इतने हो सकते हैं। और
लोकसभा के मेंबर्स को बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वो कहाँ के, ये सारे जो पार्ट हैं किसके, पार्लियामेंट के, तो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर को क्या बोला जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि शॉर्ट फॉर्म में एमपी। और साथ ही साथ क्या है कि 530 के साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें मैक्सिमम 20, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 550 मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 83, जिसमें बात किया जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कितने सालों के लिए जो टाइम पीरियड है पार्लियामेंट का, वो बात किया जा रहा है सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम राज्यसभा की। राज्यसभा का कोई भी टर्म नहीं होता है, वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। बट उसमें ये प्रोविजंस दिया गया है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो 1/3 रिटायर होंगे, कितने, हर 2 साल में, 1/3 एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। ये प्रोविज़न है और ये एक परमानेंट हाउस है। दूसरा जो हमारा हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं, उसमें जो टर्म है वो 5 ईयर्स का है। अब उसके पहले डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, वो बात अलग है, वो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं या फिर मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट वो लूज़ कर जाए अपनी मेजॉरिटी, तो उन सब केसेस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 93 की। इसमें बात किया जा रहा है द स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जिस तरीके से राज्यसभा में चेयरमैन होंगे, इन अ सेम मैनर लोकसभा में स्पीकर होगा जो कि चेयर को हेड कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद जो पोजीशन होगी वो होगी डिप्टी स्पीकर। देखिए जो पावर्स का डिवीजन है वो इक्वल है, यहाँ पे ये नहीं समझना है कि जो स्पीकर है वो उसके नीचे डिप्टी स्पीकर आएगा। वो इसलिए बनाया गया कि इन केस स्पीकर अवेलेबल नहीं है हाउस को चेयर करने के लिए, तो डिप्टी स्पीकर चेयर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात ये भी कर लेते हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो चूज़ करने का प्रोसीजर है वो अमंग द मेंबर्स ही है पार्लियामेंट के, वही लोग चूज़ करते हैं, ठीक है, किसको स्पीकर बनाना है और किसको डिप्टी स्पीकर बनाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 102, जिसमें बात किया जा रहा है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। यहाँ पे ये कंडीशंस दी हुई हैं कि किस कंडीशन में जो मेंबर्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब वो मेंबरशिप है, उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। सेकंड है अनसाउंड माइंड, या फिर किसी कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि ये मतलब यहाँ ये जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी उनको काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट कर रहा है तब भी, और साथ ही साथ वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तब भी उनकी जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इन केस कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हुआ कानून, ठीक है, जिसके अंडर में उनकी जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो रही हो, तो इन सब कंडीशंस के अंडर में जो पर्सन है, जो भी मेंबर है, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 105, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहला पावर्स प्रिविलेजेस। जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको क्या क्या पावर्स दी जा रही हैं और क्या क्या प्रिविलेज दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला तो यही चीज़ है कि जो पर्सन वोट कर रहा है तो वो वोट किस अकॉर्डिंग कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कोर्ट में कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ कुछ प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, डिफ़ाइन किया गया है कि जो भी पर्सन अगर हाउस चल रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और साथ ही साथ क्या है कि अगर उसको इंक्वायरी के लिए बुलाना भी है तो स्पीकर से परमिशन की भी ज़रूरत है। और जो भी वहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश की जा रही हैं, ठीक है, जैसे नो पर्सन शैल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है, या फिर रिपोर्ट, पेपर, वोट्स, प्रोसीडिंग जो भी हैं उन सब से रिलेटेड, तो उसके लिए उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो इस टाइप से ये इम्यूनिटीज़ हैं, ताकि ये इसलिए दिया गया है ताकि जो पार्लियामेंट है वो फ्री एंड फेयर तरीके से वर्क कर सके, उस पर कोई भी मतलब एक टाइप से हर्डल्स नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 108 की, ठीक है। इसमें दिया गया है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन सर्टेन केसेस, ठीक है। देखिए जॉइंट सिटिंग इसलिए बनाया गया है, प्रोविज़न बनाया गया है ताकि जैसे बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे एक हाउस में पास हो गया बट दूसरे हाउस में पास नहीं हो पा रहा है, तो एक टाइप से कंसेंसस बनाने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न्स
बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, देखिए सबसे पहला जॉइंट सिटिंग वहाँ पे नहीं हो सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा। ठीक है, वहाँ पे तो वो सेपरेटली उस बिल को पास करना होगा इन ईच हाउस, बट जो नॉर्मल ऐसे बिल्स हैं उसके लिए जॉइंट सिटिंग बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि एक बिल है वो एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दूसरे हाउस में क्या है कि फिर उसके लिए कंसेंसस के लिए जॉइंट सिटिंग बुला लें। और हाँ, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ कि जॉइंट सिटिंग में जो जो क्या कहते हैं मीटिंग, उसको चेयर कौन करेगा। ठीक है, सबसे पहला जो प्रायोरिटी पे स्पीकर, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो वाइस चेयरमैन। बट चेयरमैन कभी भी जॉइंट सिटिंग को चेयर नहीं करता है, यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो जॉइंट सिटिंग में कोई भी फर्दर अमेंडमेंट को प्रपोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं जॉइंट सिटिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। यहाँ पे बात किया जा रहा है मनी बिल होता क्या है। देखिए, मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेग है, जिसको थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम होता है हर किसी को। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता देता हूँ कि अगर वो प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं किसी भी बिल में तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ मनी बिल। तो सबसे पहला इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन हम किसी भी टैक्सेस में करते हैं। ठीक है, जैसे चेंज करना, अबॉलिश करना, ठीक है, या इंक्रीज़ करना या फिर डिक्रीज़ करना या फिर रेगुलेशन करना टैक्स का, तो ये सब मनी बिल में आएगा। जब भी हम बोरो करेंगे मनी को या फिर गारंटी के तौर पे मनी को देंगे तब, या फिर जब कंसोलिडेटेड फंड या फिर कंटिजेंसी फंड से हम पैसा निकाल रहे हैं या पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, तब उसको भी हम मनी बिल ट्रीट करेंगे। जब भी पैसा निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो भी मनी बिल में ट्रीट किया जाता है। जब भी पैसा आता है, ठीक है, जो भी हमारा जैसे क्या कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट में, तो वो भी मनी बिल में ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बजट भी कहते हैं, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस साल के लिए बताती है कि वो किस तरीके से उसके पास कहाँ से पैसा आएगा और वो किस तरीके से उस पैसे को एलोकेट करेगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होगा कि वो एस्टिमेट लगा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है, रिसिप्ट का मतलब पैसा आना और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा खर्च करना। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया। जैसे जो सैलरीज या फिर अलाउंसेज हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ, ठीक है, ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जजेस की सैलरी हो गया, ठीक है, कंट्रोलर, जज, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कोर्ट ने क्या है कि कुछ कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। ठीक है, और जो हमारा सीक्रेट सर्विसेज हैं तो उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको हम चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। बाकी सब में प्रॉपर डिस्कशन होता है, उसमें वोटिंग होती है और कट मोशन हो गया, पॉलिसी कट हो गया, इस टाइप के मोशन के थ्रू जो भी पैसे का एलोकेशन है उसमें भी चेंजेस किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये है कि जो भी पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक बिल की ज़रूरत पड़ती है, एक फॉर्मली अप्रूवल की, ताकि पैसों को निकालने का जो प्रोसीजर है वो एक लीगल प्रोसीजर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 123 में दिया गया है पावर टू प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्परेरी लॉ। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इफ़ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance। ठीक है, कि जब कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाए और जब जो सेशन पे हाउसेस नहीं है तब प्रेसिडेंट इस पावर का इस्तेमाल करके एक लॉ
ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ठीक है। बट वो कानून कितने दिन तक रहेगा और किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि वो कानून आ गया और जब भी सेशन होगा तो उसके बाद 6 वीक्स के अंदर में वो कानून को पास करना होगा। और जब आज कानून जैसे आ गया तो अब से लेकर के 6 मंथ्स तक टोटल सेशंस हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब ये सेशन चालू हो गया उसके बाद 6 वीक्स, तो टोटल जो मैक्सिमम टाइम है किसी भी ऑर्डिनेंस का वो कितना है, वो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक, इतने ही टाइम तक ऑर्डिनेंस रह सकता है। और इस ऑर्डिनेंस के दौरान जो भी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं या फिर इस कानून के अंडर में जो भी प्रोविजंस हैं और उस टाइम पे जो भी एग्जीक्यूटिव ने उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है तो उसको चेंजेस बाद में नहीं कर सकते, इवन वो चाहे कानून पास हो चाहे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और साथ ही साथ पार्लियामेंट डिफाइन करेंगी कि वहाँ पे कितने जजेस होंगे, मतलब जो जजेस के नंबर है उसका पावर का जो दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 125 जिसमें बात की जा रही है सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो भी सैलरीज वगैरह हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ की जाती हैं और इसमें पार्लियामेंट का कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। वो इसलिए दिया गया है ताकि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की और वो उनको ये ना लगे कि वो डिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनकी सैलरीज के रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है इसका चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। देखिए कभी कभार होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस की सीट है वो वैकेंट हो जाती है, ठीक है। अब अचानक से तो किसी भी मतलब किसी भी पर्सन को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, तो जो भी जज हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसमें ही से ही हम किसी को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट खुद करते हैं। प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द जो भी पर्पज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभार जैसे शॉर्ट पीरियड के टाइम पे जैसे बर्डन बढ़ जाता है तो एडिशनल जजेस का रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो उस पर्पस में हम एडहॉक मतलब होता है टेम्परेरी जज को अपॉइंट करते हैं। और इसमें कंसल्टेशन क्या है, इसका कंसल्टेशन के लिए क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो पर्सन है जैसे वो किसी हाई कोर्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उस वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं तो उनके ही मतलब एक टाइप से डिस्कशन करके ही अपॉइंटमेंट होता है एडहॉक जजेस का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो भी पावर्स हैं, ठीक है, कोर्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, ठीक है, वो एज अ रिकॉर्ड के पर्पज से भी काम किए जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, ठीक है, तो उसको एज अ बेसिस चाहे आज वो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट हो, वो उस चीज़ को एज अ यूज़ कर सकता है अपने डिसीजंस को सुनाने में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट को पावर दी जा रही है कि जो भी पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कंटेम्प्ट मतलब जो भी एक इमेज है जुडिशरी की उसको लोअर कर रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है उस पर्सन को पनिश करने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगा, देखिए अभी प्रेजेंटली दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर है, ठीक है, लेकिन सपोज करिए कहीं और भी बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है,
विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सीट को दूसरी जगह भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 136 की, स्पेशल लीव फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए, देखिए स्पेशल लीव का मतलब क्या है कि कोई एक अर्जेंट मैटर है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को उस पर डिस्कशन करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, ठीक है, इन सब मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के टाइम पे कि वो एक स्पेशल मतलब कि अब बहुत ही ज़रूरी है तो वो बाकी सारे केसेस से वो लीव ले रही है और वो स्पेशल केस को तुरंत डिस्कस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 137 के बारे में, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अभी तक फैसले सुनाए हैं, ठीक है, वो उसको रिव्यू भी कर सकता है और साथ ही साथ जो भी ऑर्डर्स हैं उनमें चेंजेस भी वो ला सकता है। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 141, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुनाता है वो हर कोर्ट को मैंडेटरी होता है उसे फॉलो करना, ठीक है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए प्राइवेसी से रिलेटेड किसी भी हाई कोर्ट में कोई भी केस गया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वो बाइंडिंग होगा कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही हाई कोर्ट अपने डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 143 की, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कोई भी ऐसा मैटर जहाँ पे उसे सुप्रीम कोर्ट की क्या कहते हैं कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन अ सेम मैनर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि उन्हें प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी कंसल्टेशन है या फिर जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो कोई भी बाइंडिंग नहीं होंगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो माने या फिर ना माने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 148 की। यहाँ पे बताया जा रहा है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो CAG होते हैं इनका मेन काम ये होता है कि ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल्स अकाउंट हैं उस पर वो चेक एंड बैलेंस करते हैं कि मतलब जो भी पैसा आया और पैसा खर्च हुआ वो प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जो CAG होता है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और जो इनका रिमूवल है वो रिमूवल के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर है। ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इनको रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी जो सैलरी है उसका भी जो है वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है ऑन द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया। और एक बार ये अपॉइंट हो गए तो उसके बाद में इनका फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 149, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ CAG। तो इनका मेन काम यही चीज़ है कि वो जो भी यूनियन या फिर स्टेट या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि कानून के उससे बनाई गई है, पार्लियामेंट ने बनाया है, तो उसका वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पार्ट 6 स्टडी करेंगे। इसमें हमारा स्टेट के बारे में फ्रॉम आर्टिकल 152 टू 37। तो सबसे पहला सेम चीज़ देखिए, जिस तरीके से हमने यूनियन के लिए पढ़ा, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया। जैसे प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस पावर है, इन अ सेम मैनर गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पावर है। वहाँ पे यूनियन के पास में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेम है, बस चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप उसको कनेक्ट करके पढ़िए तो इजी आपको लगेगा। तो सेम चीज़ में हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 153, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो यहाँ भी कि हर स्टेट का गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रोविज़न है, एक ही पर्सन को हम एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। जैसे हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ी थी वैसे ही हम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी पावर्स दी गई हैं वो खुद या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर जो उनके सबऑर्डिनेट है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे एक्सरसाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 155। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब ये है कि जब चाहे प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा भी सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक गवर्नर रहेंगे, वरना अदरवाइज़ उनको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, मतलब कि मतलब जो टर्म है वो 5 ईयर्स का होता है जनरली, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, कभी कभार जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं तो वहाँ पे जो गवर्नर होता है वो भी चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ जो टर्म है वो 5 ईयर्स का रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 161 की, ठीक है। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो सेम मैनर में जिस तरीके से वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पावर दी गई थी पार्डनिंग पावर, इन अ सेम मैनर गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है यहाँ पर कि ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो मार्शल लॉ के अंडर में जो पर्सन कन्विक्टेड है उसकी भी जो पनिशमेंट है उसको ये पार्डन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो जैसे यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, और उनके साथ जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, किसी भी मैटर के में। सेम मैनर में यहाँ भी गवर्नर को जो एडवाइस है वो देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कि किस तरीके से उनको डिसीज़न लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और साथ ही साथ कि जो भी उनका एडवाइस है वो कोर्ट में उस पर कोई भी बात नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 165, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर खुद करता है। और ये जो एडवोकेट जनरल है वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में, ठीक है, और ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका भी जो अपॉइंटमेंट है मतलब गवर्नर करते हैं, लेकिन जो इनका रिमूवल है वो प्लेजर ऑफ गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 169 के बारे में, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये कि जैसे यूनियन लेवल पे 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, बट जो स्टेट लेवल पे देखें तो ये कंपलसरी नहीं है कि तो वो मैंडेटरी हो कि 2 हाउसेज हो, वो डिपेंड करता है कि स्टेट को ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अपर हाउस है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट या फिर विधान परिषद, और जो लोअर हाउस है जैसे वहाँ पे लोकसभा है यहाँ पे हम उसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट कहते हैं या फिर विधान सभा बोलते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट में ना होने की वजह से क्या है कि ये प्रोविजंस दिया गया है कि किसी भी स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी है या फिर एबॉलिश करनी है तो उसका सारा प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 169 में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं क्या प्रोसीजर है। देखिए सबसे पहला तो ये एक कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्या काम करना है कि जो भी स्टेट है अगर उसको काउंसिल बनानी है तो वो अपनी असेंबली में इसके लिए रेजोल्यूशन लाएंगे और साथ ही साथ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास करना होगा। फिर वो जो बिल है वो जाएगा पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है, कि उसको अप्रूव करना है नहीं करना है। अप्रूव कर देंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी और अप्रूवल नहीं होता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी। तो इसका कुल मिला के प्रोविज़न है आर्टिकल 169 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 170 की, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे और किस तरीके से इनको चुना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम मैनर में 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं और नॉट लेस देन 60। तो कुल मिला के क्या है कि जो विधानसभा में 500 और मिनिमम 60 इतने ही मेंबर्स होने चाहिए इसके बीच में। और इनको चूज़ कैसे किया जाता है? बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और सेम मैनर में हम आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 171 में, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे चूज़ किया जाता है और उनका टर्म में क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी सेम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनके मेंबरशिप है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे उसका 1/3, ठीक है,
उतने ही मेंबर्स मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो इलेक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें सबसे पहला 1/3 मेंबर को चूज़ किया जाएगा म्यूनसिपैलिटी से या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से या फिर लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं स्टेट में, जिसको पार्लियामेंट ने खुद इस्टेब्लिश किया है, वहाँ से 1/3 मेंबर को चूज़ किया जाएगा। फिर 1/12 जो मेंबर होंगे, ठीक है, जो 3 साल से ग्रेजुएट हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो उन्होंने, ठीक है, तो उनको चूज़ किया जाएगा। आप ध्यान देते जाइएगा। सबसे पहला है हमारा 1/3, फिर है हमारा 1/12। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1/12, ठीक है। ये वो पर्सन होंगे जो कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे 3 साल से, ठीक है, कुल मिला के टीचर्स आप बोल सकते हैं। फिर है हमारा 1/3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के मेंबर्स वो चूज़ कर सकते हैं, और जो बाकी के बचे हुए मेंबर्स हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। सेम जो कि आर्ट, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, तो वो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 176 की, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ठीक है। जब भी जो असेंबली होती है वो चुन के आती है तो गवर्नर सबसे पहले आकर के वहाँ पे एड्रेस करते हैं, और साथ ही साथ जब भी जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ईयर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एक नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो सबसे पहले सेशन में गवर्नर आते हैं एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 177, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। उनके पास बोलने का अधिकार है, जिस तरीके से चाहे वो वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात है आर्टिकल 178, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो विधानसभा है वहाँ पे स्पीकर होंगे या फिर डिप्टी स्पीकर, मतलब दोनों ही होंगे। चेयर पे तब बैठेंगे जब, मतलब जैसे स्पीकर है तो वही बैठेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर बैठेंगे। और इनका जो मतलब इनको इलेक्ट करने का तरीका वो अमंग द मेंबर्स ही इनको चूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 213 की, जिसमें गवर्नर्स को ये पावर दी गई है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम है 6 मंथ और 6 वीक्स, मतलब अगर ऑर्डिनेंस इशू किया गया है तो उसके बाद में जो मैक्सिमम टाइम होगा हाउस को कन्वीन कराने का वो 6 मंथ है, और जब हाउस ऑलरेडी मतलब सेशन में आ गया उसके बाद 6 वीक्स का टाइम है कि उस बिल को पास करना। अब बिल पास नहीं हुआ तो फिर वो जो बिल है वो हट जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 214 की, हाई कोर्ट के बारे में, कि यहाँ पे यह सेम चीज़ कि हाई कोर्ट हर स्टेट का होना चाहिए, बट हाँ कुछ सिचुएशंस हैं ऐसी जहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो कॉमन भी है, ठीक है, स्टेट्स का, वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात सेम, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ भी कि जो भी उसकी प्रोसीडिंग है उसको रिकॉर्ड के पर्पस से भी रखा जाता है, और हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि जो भी पर्सन, ठीक है, या फिर अथॉरिटी जो जुडिशरी की पावर को मतलब वायलेट कर रहा हो या फिर जो उसकी एक रेपुटेशन उसको डिक्रीज़ कर रहा है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है उस पर्सन को पनिश करने की, ठीक है। अब आर्टिकल 226, यहाँ पे सेम जो मैंने बताया था आर्टिकल 32, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी गई है वो है कि वो फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, इन अ सेम मैनर हाई कोर्ट को पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 226, जब वो रिट्स को इशू करके जो भी फंडामेंटल राइट हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पावर का जो एक क्या कहते हैं लिमिट है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो रिट है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू कर सकते हैं, बट जो हाई कोर्ट की पावर है रिट को इशू करने की वो ज़्यादा है, वो कोई भी जैसे लीगल मैटर है अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स जो भी मैटर है दोनों के लिए वो रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं आर्टिकल 233, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट, देखिए हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, देखिए कोलिजियम सिस्टम है, ठीक है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन अ सेम मैनर, ठीक है।
बट लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने की बारी आती है तो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है, पार्ट 8 पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 8 में डिफाइन किया गया है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 239 से 242 तक। ठीक है, तो इसमें पूरा प्रोविजंस दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया। ठीक है, और उसको किस तरीके से मतलब कौन वहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करेगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो है, या फिर वो जैसा उन्हें लगता है, प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं, और या फिर जो भी उनकी पावर है वो उसको डेजिग्नेट कर देते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया या फिर चीफ कमिश्नर हो गया, उसके थ्रू यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे हम बात कर लें, जैसे दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको कौन क्रिएट कर सकता है, इसके लिए पावर दी गई है पार्लियामेंट को। ठीक है, और पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है बाय लॉ यूनियन टेरिटरी में, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविज़न है। और साथ ही साथ जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, मतलब जो ओथ दिलाने का, वो प्रेसिडेंट करते हैं। अदरवाइज जैसे स्टेट में क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर को जो ओथ दिलाने का काम है वो गवर्नर करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिस पे हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में हम बात करेंगे पंचायत के बारे में। ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट के अंडर में लाया गया है। ठीक है, क्योंकि पंचायत का प्रोविजंस पहले नहीं दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक प्रोविजंस दिए हुए। सबसे पहला तो यही है कि पंचायत होता क्या, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा का डेफिनेशन है दिया गया आर्टिकल 243A। ठीक है, जो भी फंक्शंस हैं विलेज लेवल पे, ठीक है, वो सब ग्राम सभा देखता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेक्स्ट है आर्टिकल 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक है, किस तरीके से पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहला एक विलेज लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल वहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन जो है वो कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 243D, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1/3 जो सीट्स होंगी वो वुमेंस के लिए रिजर्व्ड रहेंगी, और जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गया, इन सब के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 243I, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। जिस तरीके से हमारा स्टेट यूनियन लेवल पे फाइनेंस कमीशन है जो डिसाइड करता है किस तरीके से जो भी पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो यूनियन और स्टेट के बीच में। इन अ सेम मैनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एट द लेवल ऑफ स्टेट, तो इसका काम ये है कि जो पंचायत और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू है उसको डिवीज़न कैसे करना है वो ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 243K। 243K में बताया गया किस तरीके से पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रख लीजिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, वो उसका मेन काम है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जो हमारा लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, सिर्फ इसी, और स्टेट असेंबली हो गया, वो सिर्फ इन्हीं के ही इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। और जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो पावर है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पार्ट 9A। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी है। अब यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, और इसको 74th अमेंडमेंट के अंडर में इस प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पार्ट 9A में है, और इसके आर्टिकल्स हैं 243P से 243ZG। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे 243T जो है उसमें बात किया गया है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, और हमारा 243Y
ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करेंगे कि कितना पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। 243 ZA ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। इसका प्रोविज़न दिया है पार्ट 9B 243 ZH से लेके 243 ZT। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करना, बट ये ध्यान रखिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोविज़न है वो पार्ट 9B में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ बताया। देखिए कोऑपरेटिव का मतलब बता ही चुका हूँ मैं कि कुछ लोग आए एक साथ कोऑपरेशन किया, उन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म कर लिया ताकि जो वो उनका जो काम करने का तरीका वो एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 10 में बात किया जा रहा है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला हम आर्टिकल 244 के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो सबसे पहला क्या है कि जो भी ये प्रोविज़न है वो दिए हुए हैं 5th शेड्यूल में, ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जितने भी शेड्यूल हैं हमारे 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। देखिए एक 5th शेड्यूल है, थोड़ा सा देख लेते हैं, और एक हमारा 6th शेड्यूल है, ठीक है। 6th शेड्यूल में क्या है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ATMM आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रोविज़न 6th शेड्यूल में दिया है। बाकी के बचे शेड्यूल एरिया या फिर ट्राइबल एरिया, वो उनका सारा प्रोविज़न जो है वो 5th शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और किस तरीके से वहाँ पे सारे प्रोविज़न्स को अप्लाई करना है। देखिए जो भी कानून है पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में अप्लाई किया जाता है ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे उसके जो प्रोविज़न्स हैं वो उस एरिया के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जाते हैं, और ये पावर जो है वो गवर्नर के पास में और प्रेसिडेंट के पास में, दोनों के पास में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पार्ट 11 में दिया गया है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, ठीक है, जो कि 245 से लेकर के 263 तक है। तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे 248 के बारे में, जिसमें बात किया जा रहा है रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब ये है, देखिए जो पावर का डिवीज़न है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया हुआ है, ठीक है। यूनियन लिस्ट का मतलब ये है यहाँ पर कि जिस पे कानून बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है यूनियन लेवल पे, और जो स्टेट लिस्ट है उस पे जो पावर दी गई है वो स्टेट के पास में है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए हम बोलेंगे रेसिडुअरी पावर जो है वो किसके पास रहेगी, वो पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है, यूनियन लेवल पे। जैसे एग्जांपल में साइबर लॉज हैं, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी कानून बनाना है वो पार्लियामेंट के पास में है बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 249, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, ठीक है, और पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि इस पे कानून बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, ये पार्लियामेंट उस मैटर पे कानून बना सकता है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यसभा है, ठीक है, वो रेजोल्यूशन लाएगा, ठीक है, और उस रेजोल्यूशन को 2/3 की मेजॉरिटी से पास करना होगा। वो रेजोल्यूशन किस पर्पस का होगा कि कोई नेशनल इंटरेस्ट है या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो जो ये मैटर है ये सब स्टेट लिस्ट पे बात की जा रही है कि स्टेट लिस्ट का, कि जैसे मान लीजिए एजुकेशन है, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में है, और लग रहा है कि हमें नेशनल इंटरेस्ट पे उस पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो राज्यसभा है वो 2/3 की मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करे, और पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि आप इस पर कानून बना सकते हैं। तो वो जो कानून है वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर उसको आपको फर्दर एक्सटेंड करना है तो फिर से उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 250 की, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ़ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन,
ठीक है, जब भी अगर इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक, उस समय पार्लियामेंट को ये पावर दी गई, ठीक है, कि वो किसी भी जो भी स्टेट लिस्ट में मैटर दिए गए हुए हैं, ठीक है, तो उस पर वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि देखिए इमरजेंसी कहीं भी, चाहे वो पूरे कंट्री में लगी हो या फिर किसी भी पार्ट में लगी हो, ठीक है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में ये पावर दी जा रही है, ठीक है, कि पार्लियामेंट कानून बना सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 252 की। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। देखिए अगर लगता है कि जैसे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हैं, उन्होंने सहमति बना ली और उन्हें लगता है कि एक कॉमन लॉ होना चाहिए, ठीक है, जो वर्क कर सके, तो उसके केस में क्या है कि वो लोग ये जो कानून बनाने की जो पावर है वो डेजिग्नेट करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है, कि वो कानून उन 3, 4 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट के लिए बनाए, ठीक है। और देखिए कानून तो बन गया, बट उसके लिए क्या है कि अगर उस कानून में कुछ भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो स्टेट हैं, स्टेट खुद भी कर सकते हैं चेंजेस या फिर वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें चेंजेस किए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग द इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब देखिए जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, तो और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए तो समटाइम्स सम लॉज आर नीडेड, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस टॉपिक पे वो कानून बना सके, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 ये कहता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं तो उसको किस तरीके से मतलब रिजॉल्व करना है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि पार्लियामेंट ने ये बोला कि जो जुडिशरी है वो इन सब मैटर्स में मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट आपको पता ही होगा जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंडर में जुडिशरी किसी भी जो प्रोविजंस हैं उसको वो रिव्यू कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 263 की, प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। जब भी मतलब समय टू समय अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जा सकता है। और उसका काम क्या है, कोई भी डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट और यूनियन के बीच में, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया जाए और साथ ही साथ रिकमेंडेशन की जाए जो भी नेसेसरी है ताकि जो एक पीस एंड हार्मोनी है वो इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये देख लीजिए आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक फंड, ठीक है। देखिए कंसोलिडेटेड फंड जो है जिसमें जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट फंड वो होता है जहाँ पर जो पब्लिक का पैसा, जो पैसा हमने जैसे बैंक वगैरह में डिपॉजिट किया है वो पब्लिक फंड होता है, ठीक है। इन अ सेम मैनर एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि अंडर आर्टिकल 267 बनाया गया है। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी का मतलब होता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फंड बनाया गया है, ठीक है। इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रोविज़न दिया गया है और इसको अब इसमें पैसा निकालने के लिए क्या है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। तो जो पार्लियामेंट का अप्रूवल है वो कुल मिला के सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चाहिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 280 के बारे में, ठीक है। इसमें बात किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को कौन इस्टेब्लिश करता है, अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स पे, ठीक है। और जो इसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल चेयरमैन अलॉन्ग विथ 4 अदर मेंबर्स जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद करते हैं। और पार्लियामेंट डिफाइन करते हैं बाय कानून कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, और इनका मेन काम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये बताते हैं कि जो
पैसा है वो यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिवाइड हो, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे भी पैसे को किस तरीके से डिवाइड करना है वो भी ये चीज़ बताते हैं। नेक्स्ट, ग्रांट इन एड कितनी देनी है किसी भी स्टेट को, ठीक है, वो ये चीज़ बताया जाता है। नेक्स्ट काम ये है इनका कि जो प्रेसिडेंट अगर उनको लगता है कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब जहाँ पे उनका रिकमेंडेशन का ज़रूरत है फाइनेंस कमीशन का, तो ये दिया जाता है उन्हें टास्क, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक पहले फंडामेंटल राइट था जिसको एबॉलिश करके एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। बस इसका आर्टिकल याद होना ज़रूरी है, आर्टिकल 300A। हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 301। इसमें बात किया जा रहा है फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। जैसे हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, तो उसी तरीके से जो ट्रेड, कॉमर्स या फिर हम इंटर स्टेट जो सामान को ले जाते हैं इधर उधर, तो ये सब चीज़ों का फ्रीडम दिया गया हुआ है, ठीक है। जैसे क्या है कि पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपके यहाँ से जो भी ट्रेड होता है वो हम सब नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई हुई हैं कि जब पार्लियामेंट क्या है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे कोई जैसे लिकर हो गया, ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि ये हमारे स्टेट में आएगा तो हमारी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम होगा या फिर जो भी इसके क्या कहते हैं हेल्थ इफेक्ट्स हो, तो उसको देखते हुए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 302 में ये डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 312, ठीक है, जो कि पार्ट 4 में है। इसमें हमारा डिफ़ाइन किया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में प्रोविज़न। सबसे पहला चीज़ ये कि देखिए ऑल इंडिया सर्विस को कौन इस्टेब्लिश कर सकता है। देखिए ऑलरेडी जो प्रेजेंट लेवल पे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज, यही 3 सर्विसेज हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक सेंट्रल सर्विस है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये कि इसको इस्टेब्लिश कौन कर सकता है। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो उसके लिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, वो 2/3 की मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को उसे पास करना होगा, ठीक है, तभी ऑल इंडिया सर्विस को बनाया जा सकता है। और फर्दर वो जो लोकसभा है उसका अप्रूवल तो नेसेसरी है ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 315 के बारे में, जिसमें बताया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, ठीक है। इसमें कि मतलब देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करना है यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और ज़रूरत पड़ने पे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। और इन जो पब्लिक सर्विस कमीशन का काम ये है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना और रिक्रूट कराना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 320 की। आर्टिकल 320 में बात किया जा रहा है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने बताया कि इनका काम क्या है। इनका काम यह है कि असिस्ट करना है स्टेट को भी, ठीक है, फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, क्या प्रोसीजर्स होंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 312 के बारे में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा पार्ट 14A, जो कि आर्टिकल 323A में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ट्रिब्यूनल होता क्या है। ट्रिब्यूनल का काम ये है कि जो देखिए ट्रिब्यूनल काफ़ी प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, जिसका डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 323A में, ठीक है। और इसको कौन इस्टेब्लिश कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। किस लिए, एडजुडिकेट करने के लिए जो भी डिस्प्यूट है या फिर कंप्लेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन जिसको पब्लिक सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया था विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी पर्सन वर्क कर रहा है, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में, अगर उसको कोई भी डिस्प्यूट है या फिर कोई भी सर्विस कंडीशन से उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके सारे प्रोविजंस को सॉल्व करने का एक टाइप से आप कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोर्ट हो गया जो डील करता है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, जैसे कंज्यूमर
ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जैसे कंज्यूमर को कोई भी उसको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो वो लोग डायरेक्टली कोर्ट नहीं जाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो उसी को ही हम पर्टिकुलर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उस नाम से रखते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है। जैसे टैक्स से रिलेटेड हो गया, लेबर डिस्प्यूट है, अर्बन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारा ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम आके देखते हैं पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में, जिसका डिफाइन किया गया आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 324, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, ठीक है। पहले तो जो इलेक्शन हो रहा है उस पर नज़र रखना, डायरेक्शन देना किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन को कंट्रोल करना, मतलब फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ इसी आर्टिकल में बात किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर होंगे उसको वहाँ पे मेंबर्स होंगे, वो डिपेंड करता है कि कितने मेंबर बॉडी होगी, 1 मेंबर, 2 मेंबर या फिर 3 मेंबर, ठीक है। और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट खुद करते हैं टाइम टू टाइम, जैसा उन्हें सही लगता है, ठीक है। और जो पावर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर की और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो पावर ऑलमोस्ट इक्वल है, और इनका रिमूवल भी जो क्या है, जब जुडिशरी इंक्वायरी करती है और उन्हें लगता है कि हाँ ये गिल्टी हैं तो वो रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट उसे रिमूव करते हैं। बट जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके रिमूवल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद रिकमेंड करेंगे, उनका भी मतलब जो क्या है रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 325 के बारे में। नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि देखिए एक ही इलेक्टोरल रोल होगा, मतलब एक ही वो फाइल होगी जिसमें लोगों का नाम दिया गया होगा अकॉर्डिंग टू एज, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग। कोई भी स्पेशल जेंडर के बेस पे, रेस, कास्ट, रिलीजन के बेस पे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो लोगों का है वो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 326, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ठीक है। यहाँ बात किया जा रहा है कि जो इलेक्शन है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे फिर वो हमारा स्टेट असेंबलीज़ हो, वो सारे इलेक्शन को हम एक अडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग, मतलब हर किसी के पास वोटिंग का अधिकार रहेगा, चाहे वो अमीर गरीब, ठीक है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है। बस खाली एक जो एज है, एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो पर्टिकुलर एज डिफाइन, जैसे पहले 21 थी, फिर उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया, तो 18 के ऊपर हर कोई क्या कहते हैं वोट दे सकता है। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 330, ठीक है। इसमें कुछ ये आर्टिकल 330 से लेकर के आर्टिकल 344 तक, 333 तक, ठीक है, सिर्फ आपको याद करना है। यहाँ पे डिफाइन किया गया आर्टिकल 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, दैट इज़ द लोकसभा। आर्टिकल 331 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। अब सेम मैनर में, ठीक है, यही चीज़ आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेम चीज़ आर्टिकल 333 में बात किया जा रहा है हमारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसके बारे में बात किया जा रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। देखिए जो शुरुआत में जो प्रोविज़न था ये था कि हर 10 साल में हम रिव्यू करेंगे रिजर्वेशन एक्सटेंड करना या नहीं करना, बट प्रेजेंट टाइम में अभी रिजर्वेशन कंटिन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 338 में। 338 में बताया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं जो रिप्रेजेंटेशन करेगा शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, जिसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है।
और जो इनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेंगे। इनका काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, जो भी लॉज हैं शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, जो भी अगर क्राइम हो रहे हैं तो उसको उस पर रोक लगाना, ठीक है, और उनके जो बेटर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना, ठीक है, जो भी उनसे रिलेटेड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इन सब चीज़ों का प्रोविज़न आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का होता है। सेम काम, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है, तो उसका प्रोविज़न आर्टिकल 338A में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 340, ठीक है, आर्टिकल 340 में बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक कमीशन को इस्टेब्लिश करें जो क्या करेगा, बैकवर्ड क्लास है उस पे स्टडी करेगा। तो प्रेजेंटली क्या है कि जैसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसी मैनर में हमारा अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी इस्टेब्लिश कर दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आर्टिकल पार्ट 16, ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, ठीक है, ये दोनों चीज़ डिस्कस हो चुकी। अब हम आगे देखते हैं हाँ पार्ट 17। पार्ट 17 में बात किया जा रहा है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, जिसके प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारा 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है। सबसे पहला है आर्टिकल 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो यहाँ बात किया जा रहा है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, तो हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में अडॉप्ट किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। बट लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि क्योंकि देखिए जिस टाइप से प्रोटेस्ट चल रहा था साउथ इंडिया में कि वो हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो उसी के ही बेसिस पे एक 15 ईयर के टाइम पीरियड के लिए इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया, बट उस प्रोविज़न को धीरे धीरे अभी तक एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 345, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, वो एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और वो अपना कोई लोकल लैंग्वेज हो उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 348, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। वैसे जो भी बिल्स हैं और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, जुडिशरी में जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, बाय लॉज बनाए जा रहे हैं, वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। और गवर्नर को अगर लगता है तो वो प्रेसिडेंट की मतलब प्रीवियस कंसेंट के थ्रू हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 351, जिसमें बताया गया है डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करना है और डेवलप करना है, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनाना है, ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारा एक कंपोजिट कल्चर है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के लिए मतलब जैसे हमने DPSP में पढ़ा कि स्टेट को ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं जो कि फॉलो करना, तो इन अ सेम मैनर हिंदी लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है, ठीक है। और ये कौन करेगा, यूनियन करेगा। आगे हम देखते हैं अब एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं पार्ट 18 में। सबसे पहला तो हम बात करेंगे आर्टिकल 352 के बारे में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको किस कंडीशन में प्रोक्लेम कर सकते हैं, सबसे पहला तो वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, और सबसे इसके पहले क्या था कि मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ठीक है, तो उसको रिमूव करके आर्म्ड रिबेलियन। तो तीन कौन सी कंडीशन है, पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड हमारा आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इन तीन ही कंडीशन में इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे भी किया जा सकता है और ये होल ऑफ द इंडिया भी किया जा सकता है, ठीक है। ये नेशनल इमरजेंसी है और इस टाइम पे जो क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसके बारे में हम फर्दर बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 355,
आर्टिकल 355 में ये बोल रहा है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन बाहर के किसी भी कंट्री के द्वारा उन पे हमला किया गया या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो या फिर किसी भी प्रोटेस्ट की वजह से हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बचाना है यूनियन को, ठीक है, स्टेट को। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 356। इसमें हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब किस केस में इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है? जब गवर्नर खुद रिपोर्ट सबमिट करे या फिर ही प्रेसिडेंट खुद अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन हैज़ अराइजन। ठीक है, जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट की वो इनकैपेबल है उसको प्रॉपर रन करने में। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में जो रूल है वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और जो वहाँ की पावर्स हैं वो सारी डायरेक्टली चली जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट चाहे वो खुद एक्सरसाइज करें या फिर वो जिसको भी पावर लेजिस्लेट करते हैं तो वो अथॉरिटी वहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 358 की। आर्टिकल 358 में बताया जा रहा है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हमारा जैसे वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा जो आर्टिकल 19 है हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है बट मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 359। यहाँ पे बात किया जा रहा है सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो रखी है और प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है जो राइट टू मूव एनी कोर्ट है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसको वो चेंज कर सकता है बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को नहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता। जो बात हमने किया था वो एक तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस और दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल को कभी भी मतलब स्टॉप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो हमारा इमरजेंसी के दौरान में जो पार्ट 3 के क्या कहते हैं प्रोविजंस दिए हुए हैं उस पर जो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, वो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, और जो हमने आर्टिकल 358 में बात किया कि गया कि जो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, ठीक है, आर्टिकल 19 पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 360 के बारे में। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारे भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ गई है, ठीक है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसके जो डिटेल प्रोविज़न है कैसे लगाया जाता है, कितने दिनों तक लगाया जाता है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं ताकि उन्हें इम्यूनिटी दी गई है। जैसे कोई भी उनकी पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, उन्होंने कोई भी जैसे क्राइम कर दिया तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में डिफ़ाइन किया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं जिस तरीके से चाहें वो हो सकता है, बट लेकिन जब केशवानंद भारती केस के बाद से एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हुए हैं जैसे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव तो और सेकुलरिज्म, तो ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में प्रोविज़न है, तो इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता और इसके अलावा जो चाहे वो अमेंड कर सकता है। और जो एक डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रक्चर की वो भी डिफाइंड नहीं है, वो टाइम टू टाइम जुडिशरी एक्सपेंड करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, बस ये आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविज़न फॉर जम्मू कश्मीर जिसको रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 371 इट इज़ फॉर स्पेशल प्रोविज़न फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविज़न फॉर नागालैंड। आर्टिकल 371B इट इज़ फॉर स्पेशल प्रोविज़न टू आसाम। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रोविज़न फॉर मणिपुर। आर्टिकल 371C। आर्टिकल 371D स्पेशल प्रोविज़न फॉर आंध्र प्रदेश एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना। आर्टिकल 371E, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश।
आर्टिकल 371F स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम, आर्टिकल 371G स्पेशल प्रोविज़न विथ रिलेटेड टू मिज़ोरम। ठीक है, तो बस ये कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजंस के बारे में डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 393। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको क्या बोलेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल के बारे में बात है ये। ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम दिए गए हुए हैं। ठीक है, पहला। सेकंड है हमारा सेकंड शेड्यूल, जिसमें प्रोविज़न कंटेन किए गए हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और हमारा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है ये सब इसमें बताया गया है कि इतने % लोगों की जो सैलरी है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब चार्ज्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पर कोई भी डिबेट डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड शेड्यूल। इसमें बात किया गया है जो ओथ के बारे में बात किया गया है कि जो भी पर्सन अपॉइंट हो रहा है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके ओथ के बारे में बताया गया कि वो किस चीज़ की ओथ लेंगे। ठीक है, और ओथ का एक पैटर्न दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है, उसकी सीट्स को किस तरीके से एलोकेट करना है, कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स का प्रोविज़न दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस कंटेन किए गए हैं शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है सिक्स और फिफ्थ में, कि जो सिक्स शेड्यूल में स्पेशली बताया गया है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से रिलेटेड जो प्रोविज़न है शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, और जो रिस्पेक्टिव बच गए वो सारे फिफ्थ शेड्यूल में डिफ़ाइन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ शेड्यूल। ठीक, इसमें डिफ़ाइन किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा एट्थ शेड्यूल। ठीक है, इसमें बताया गया है हमारी लैंग्वेजेस के बारे में, कितनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जिसको हम शेड्यूल लैंग्वेज भी कहते हैं। टोटल प्रेजेंटली अभी 22 लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल क्या है, इसमें ये है कि जो भी एक्ट बनाए गए हुए हैं, ठीक है, उनको इम्यूनिटी दी जा रही है ताकि उस पर जुडिशरी कोई भी डिस्कशन ना कर सके। ठीक है, बट लेकिन जुडिशरी के पास जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशल रिव्यू वो किसी भी एक्ट को, ठीक है, रिव्यू कर सकती है। और इस नाइन्थ शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। और 10th शेड्यूल जो है हमारा, उसमें जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि 52nd अमेंडमेंट के अंडर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम दल बदलू भी कानून कहते हैं। मतलब ये है कि जब भी जैसे कोई पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्ट हुआ है, ठीक है, और उसने उस पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ दिया और वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे क्या है कि एंटी डिफेक्शन कानून है, उसका इस्तेमाल करके उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो उसके सारे प्रोविज़न 10th शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है कि जो पंचायत का जो प्रोविज़न है, उसकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको डिफ़ाइन किया गया है 11th शेड्यूल में। इन अ सेम मैनर म्यूनसिपैलिटी की जो पावर, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको डिफ़ाइन किया है 12th शेड्यूल में। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।